अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप में से बाज़ लोगों के पास ये चैप्टर क्लास 11 में लिखा मिलेगा, बाज़ के पास ये चैप्टर क्लास 12 में लिखा मिलेगा। मैं इसे क्लास 12 में रख करके पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपनी किताब के हिसाब से देख सकते हो, टॉपिक सारे कवर होंगे। सेकेंड पॉइंट, ये जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसको दो हिस्सों में मैं पढ़ाऊंगा। नंबर एक, पहले मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के नाम से। इलेक्ट्रिक फील्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स के नाम से जो आपको चैप्टर नजर आ रहा है, पहला लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड 01, अगला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 02। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? चार्ज का कॉन्सेप्ट, कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स में। फिर आगे चल के जब हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, या आप कहो कैपेसिटर का, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, एनर्जी का, या कैपेसिटर के सर्किट कॉम्बिनेशंस का, वो हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट, उसका नाम रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। ऐसा इसलिए किया कि बाज़ टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से कंप्लीट है, बाज़ में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो टुकड़े हुए हुए, तो मुझे दो टुकड़े ज़्यादा अच्छे लगे कि एक चैप्टर में ज़्यादा सारे लेक्चर्स नहीं रहेंगे, 10-12 लेक्चर में ये मुकम्मल होगा, इसी तरह 8-10 लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर का पार्ट मुकम्मल हो रहा होगा। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि आगे जो हमारी सीरीज है क्लास 12 के अंदर, उसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का है, और ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बिल्कुल फाउंडेशन सेट करेगा, बेसिस सेट करेगा। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब की जो वेरी फाउंडेशन है वो ये वाला चैप्टर सेट करता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो हो गया चैप्टर के बारे में, समझ में आ गया, अहमियत का अंदाजा हो गया। अब देखो मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी को आप चार्ज करते कैसे हो, चार्ज की खसूसियात, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस बला का नाम है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, सिमिलरली मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, चार्ज ड्यू टू इंडक्शन क्या होता है, सिमिलरली चार्ज ड्यू टू कंडक्शन क्या होता है। तो अपने पास हेडिंग लगा लो, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मेरे बच्चे हम डिफाइन करते हैं कि यार हमारे पास ना चार्ज होता क्या है। सर चार्ज की हम बात कर रहे हैं, पहले बता तो दें चार्ज क्या होता है। देखो मेरे बच्चे, चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी का नाम है, समझना, अभी गौर से सुनना। चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, इसके पास एक चार्ज है। बोला ठीक है सर, चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अभी कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, ये हम तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है, बॉडी है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने चार्ज कह दिया। ये प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है भाई? अगर किसी बॉडी के पास कोई खसूसियत है तो उसका कोई इफेक्ट भी होगा यकीनन। ठीक है, ये चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी के पास मौजूद है, अगर इसके सराउंडिंग में एक और बॉडी आ जाए और उसके पास भी वही प्रॉपर्टी हो, यानी कि उसके पास भी चार्ज हो, तो ये वाली बॉडी इस बॉडी पे फोर्स लगाने की सलाहियत रखती है। क्या बोला सर? कुछ समझ नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने बोला चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी का नाम है, ऐसी प्रॉपर्टी जो इस बॉडी को अलाउ कर रही है कि दूसरी बॉडी के साथ जब ये इंटरैक्ट करे, अगर उस बॉडी के पास भी वो प्रॉपर्टी है तो ये वाली बॉडी इस पर और ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाने की सलाहियत रखती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। फिर से, चार्ज क्या है? बॉडी की प्रॉपर्टी का नाम है। सर कैसी प्रॉपर्टी है? ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो इसको इनेबल करती है, अलाउ करती है कि अगर ऐसी ही प्रॉपर्टी का होल्डर एक और बॉडी इस पहली बॉडी के आजू बाजू अगल बगल सराउंडिंग में कहीं आ जाए तो ये दोनों बॉडीज, या ये वाली बॉडी इस पर और ये वाली बॉडी इस पर ताकत लगाने की सलाहियत रखती है, फोर्स लगाने की सलाहियत रखती है। दिस प्रॉपर्टी
जो कि इनेबल कर रही है इस बॉडी को कि अपनी ही जैसी एक और प्रॉपर्टी होल्डर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए, इसको अपन लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। इससे ज्यादा चार्ज को जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब समझने की जरूरत यह है कि चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है। तो पता चला कि भाई चार्ज हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, समझाते हैं। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी बॉडी की वो होती है जो साइज पर डिपेंड करे, मास पर डिपेंड करे, एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड करे। सर मिसाल से समझाएं, मिसाल से समझाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है। मान लो मेरे पास जैसे ये बोतल है। अगर मैं आपसे बोलूं यार इस बोतल के अंदर मेरे पास कुछ पानी मौजूद है, मैं आपसे पूछूं कि इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। आपने बोला सर अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब जहां से ये पानी मैंने भरा है, मैंने क्या करा, वहीं से एक बाल्टी पानी भर के ले आया। अब मैंने आपको बोला मुझे बताओ बेटा कि पहले के मुकाबले में अभी मेरे पास पानी ज्यादा है या कम है। आपने बोला सर ज्यादा पानी है, पूरी बाल्टी भरी हुई है। मैंने बोला इस पानी का बताओ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एसटीपी पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। आपने बोला फिर से 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इस पानी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट इस पानी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि आपने कितना पानी कंसीडर किया है। एक गिलास पानी लिया, एक बोतल पानी लिया, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे था। एक बाल्टी भर के पानी ले लिया, वो भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसके बरक्स, इसके ऑपोजिट साइड पे जो प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती हैं, साइज पे डिपेंड करती हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं आपके पास? वो कहलाती हैं मेरे बच्चे आपके पास एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। जैसे रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर, आगे चल के करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे। मान लो ये एक वायर है, इसका एक रेजिस्टेंस है। मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी? रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है। आपने वायर की लेंथ कम ज्यादा कर दी, हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप देखोगे लेंथ कम ज्यादा कर दी, रेजिस्टेंस चेंज हो गई। अभी पानी के जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट था या डेंसिटी था, उसका पानी का क्वांटिटी आप बढ़ा दो तब भी बॉइलिंग पॉइंट वही है, कम कर दो तब भी वही है। सिमिलरली पानी है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स है। मतलब अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा आइस का लूं, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर एक बड़ा सा ब्लॉक आइस का ले लूं, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि एक्सटर्नल कंडीशंस पे या उन चीजों पे डिपेंड कर रहा है जिसके चेंज होने से वो चेंज हो रही है। अब चार्ज क्या है, किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आप किसी बॉडी का साइज बड़ा कर दोगे, मान लो उसके पास पहले कुछ चार्ज था, आपने साइज बड़ा कर दिया तो उसकी वजह से चार्ज बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। साइज छोटा कर दिया तो चार्ज कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो चार्ज किसी भी बॉडी की कैसी प्रॉपर्टी है मेरे भाई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब जरा यहां पर समझिएगा गौर से काम की बात कि कोई बॉडी चार्ज होती कैसे है। देखो भैया, इसके लिए ना पहले जरा कुछ बुनियादी बातें क्लियर कर लो। देखो मेरा बेटा, जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो एटॉमिक लेवल पे हमारे पास ना 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है। ऑल्दो के और भी होते हैं, लेकिन आपके कोर्स की हद तक अभी आप सिर्फ इन तीनों को ध्यान में रखो। इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरा बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हमें पता है ये बात, इसका चार्ज नेगेटिव होता है। चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं, ठीक है सर, समझ में आता है। और इसकी जो वैल्यू होती है चार्ज की, वो होती है 1.6 पावर -19 कूलम्स। और चार्ज की जो यूनिट होती है मेरे बच्चे, वो क्या होती है, कूलम्स होती है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। और इसको हम कभी कभार ई कहते हैं। ई क्या है, इस चीज को कहते हैं 1.6 पावर -19 कूलम को आप क्या कहते हो, ई कह देते हो। ये ई इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, ये ई इस वैल्यू का नाम है। जैसे एवोगैड्रो नंबर है, Na से शो करते हैं ना, 6.02 पावर 23 Na से शो करते हैं। इसी तरह से ये जो चार्ज है ना 1.6 पावर -19 कूलम, इसको E से शो करते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसका चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सिमिलरली जो मेरे बच्चे आपका प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है।
इतना ही चार्ज इसका प्लस में होता है, यानी कि प्लस 1.6 पावर माइनस 19 कूलम, और इसका चार्ज आप बोलोगे कितना होता है, प्लस ई होता है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। अब ये जो प्लस ई चार्ज है ये वही है, ई क्या है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम, और प्लस क्या शो कर रहा है कि प्लस 1.6 पावर माइनस 19 कूलम है। बोला ठीक है। जो न्यूट्रॉन होता है मेरा बेटा, ये आपके पास न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, गोया कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, या ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप कहोगे इसका नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। अभी पढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब मेरा बेटा अगर मैं किसी एटम की बात करता हूँ, कोई भी आपके पास जो एटम है, अगर मैं आपको उस एटम का एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊंगा, तो एटम के अंदर मेरे बेटा एक आपके पास होता है न्यूक्लियस। बोला ठीक है सर। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपके पास होते हैं शेल्स या एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिटल्स। ये पढ़ा है आपने? पढ़ा है सर। अब मेरे बच्चे ये जो आपने अभी अभी चीज़ें पढ़ी, इसके अंदर से न्यूक्लियस के अंदर आपके पास मौजूद रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोला ठीक है सर। सराउंडिंग में आपके पास ये जो शेल्स हैं, इन शेल्स में आपके पास जो घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ये आपके पास कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मेरा बेटा जो एटम होता है, एटम की खास बात यह रहती है कि एटम ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या मतलब सर इस बात का? एटम आपका ओवरऑल न्यूट्रल होता है। सर न्यूट्रल से क्या मुराद है? न्यूट्रल से ये मुराद होती है, न्यूट्रल का मायना ये नहीं होता कि इसके पास चार्ज नहीं है। सर अभी तो आपने कहा न्यूट्रल का मायना ये, मैंने कहा नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो का मायना क्या है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूट्रल का मायना यह है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक एटम है तो इस एटम के पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज दे रहे होंगे। जितना न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, ये सराउंडिंग में सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप जोड़ लोगे तो उतना ही सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलना चाह रहा हूं। मजेदार बात, आपके पास जो एटम होता है, एटम के अंदर जहन में रखिएगा कि आपके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या मतलब सर? जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम में आपने यहां पे देखा होगा ऐसे करके लिखा होता है 11 और 23। बोला ठीक है सर। ये जो 11 लिखा हुआ है मेरे बच्चे, ये क्या बता रहा है? ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। गौर से सुनना मेरी बात, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि जनाब सोडियम एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आप बोलोगे 11 प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, ये होता है प्लस ई। तो इसका मतलब आपके न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय प्लस ई, विच मीन्स प्लस 11 ई। गौर से सुनते चलना अच्छे से। न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है भाई, न्यूट्रॉन कितने भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एटम का जो चार्ज है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन तय करेंगे। भाई एटम का जो चार्ज है वो न्यूट्रॉन कैसे तय करेगा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। तो एटम के पास जो चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ने तय करना है। बोला ठीक है सर। तो मैंने कहा ये जो चीज लिखी हुई होती है जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हो या चार्ज नंबर कहते हो, दैट इज बेसिकली एन इंडिकेटर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, कि कितने प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में मौजूद हैं। तो इसका मतलब 11 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में। बोला ठीक है। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, अभी पढ़ के आए थे, प्लस ई होता है। तो न्यूक्लियस में ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, प्लस ई। बोला ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई साहब मुझे ये बता कि अगर ये सोडियम का एटम है, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होंगे न्यूक्लियस के अराउंड शेल के अंदर। आपने बोला सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसका मतलब शेल्स में जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिला के कितने हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अरे भाई अगर सोडियम का एटम, अगर वगैर नहीं, वैसे तो सारे ही एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? सोडियम का एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो जितना प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा
उतना ही इलेक्ट्रॉन सारे शेल में सराउंडिंग में मिला के, मतलब सोडियम के इस एटम के सराउंडिंग में जितने शेल हैं इन सबके इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगा तो मिला के 11 ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। बोला ठीक है सर। अगर मैं आपसे बोलूं इन 11 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज बताओ, तो आपने बोला 11। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस ई के बराबर। तो क्या बन गया? माइनस 11E टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल चार्ज ऑफ सोडियम एटम बताओ, Na सोडियम का सिंबल होता है। अगर मैं आपको बोलूं यार सोडियम एटम का टोटल चार्ज तो बताओ, सोडियम एटम के पास क्या क्या चीजें हैं? यहां से देखो 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है, और 23 में से 11 निकाल तो 12 न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये मास नंबर होता है। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, सोडियम एटम के पास क्या क्या चीजें? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो पहले ही मार्केट से शार्ट हो गया, उसके पास तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूं टोटल चार्ज निकालो सोडियम एटम का, तो आप बोलोगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू द टोटल चार्ज ऑफ सोडियम एटम। बोला ठीक है सर। प्रोटॉन का चार्ज कितना है भाई? ये रहा प्लस 11E, और ये प्लस आया यहां से, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है भाई? माइनस 11E। ये प्लस माइनस का क्या हो गया? माइनस, तो ये हो गया 11E माइनस का 11E। आंसर क्या आ रहा है? 0। यही बात मैं आपको बता रहा था कि कोई भी आपके पास जो एटम होता है उसके पास नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। सर नेट चार्ज 0 क्यों होता है? क्योंकि मेरा बेटा जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में रिजाइड कर रहे हैं उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में शेल के अंदर घूम रहे फिर रहे हैं। तो आपके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम का उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज आपके पास क्या हो चुका? बैलेंस हो चुका। बोला ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, कोई परेशानी वाली बात यहां तक अपने पास नहीं है। बोला ठीक है, चलो एक स्टेप आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा, जब आपने कभी माजी के अंदर, ये सारे एटम में ऐसे ही होता है, एटम्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सराउंडिंग ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। बोला ठीक है। मेरा बेटा, जब आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा केमिस्ट्री को या साइंस को, तो आपने यकीनन सोडियम क्लोराइड, जिसको आप टेबल सॉल्ट भी कहते हो, उसका स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा होगा। आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे। मेरा बेटा, ये जो सोडियम था, अब गौर से देखना, ये पहले ऐसे था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर एक चार्ज आ गया। अब ये क्या कहानी हुई, इसको समझिएगा, इससे हमारे आगे के सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। सोडियम जो था 11 प्रोटॉन थे। अब जरा यहां पे मैं लिखता हूं, ये जो सोडियम था मेरे बच्चे, गौर से सुनना, इसके पास ये टॉप पे जो 0 लिखा हुआ है ये शो कर रहा है सोडियम एटम है। ये क्या है? ये क्या है आपके पास? दिस इज सोडियम एटम विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर ऊपर यहाँ प्लस या माइनस लिखा हुआ आ जाए तो अब ये एटम नहीं रहता, अब ये आयन होता है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। जैसे अगर Cl होता तो वो क्लोरीन एटम था, Cl के ऊपर माइनस आ गया तो वो क्लोराइड आयन हो गया, नेगेटिव आयन। इसमें पॉजिटिव आ गया तो ये सोडियम आयन हो गया, ठीक है। खैर, जब तक ये सोडियम एटम था 11 प्रोटॉन थे, अभी पढ़ा, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसका मतलब सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 11 थे। बोला ठीक है सर। अब देखो, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपना एक, अगर आपको ये याद है NaCl के अंदर जो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है, अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, ये स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। बहरहाल आपको ये सब नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, भाड़ में डालो इसको। सोडियम के पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बस इतना समझ लो, सोडियम के पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखो, जब सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, पहले कितने थे? 11, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक माइनस कर दो, अब कितने रह गए इलेक्ट्रॉन? भाई 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। बोला ठीक है सर, 10 रह गए। और प्रोटॉन पहले भी कितने थे? 11, अभी भी कितने हैं? 11। जहन में रखना, मैं इसी बात को आगे 2 से 3 मरतबा फिर रिपीट करूंगा। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से आता है। प्रोटॉन ना आता है ना जाता है। क्या बोला सर? किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है, आप आगे चल के पढ़ोगे कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई, जैसे अभी आपने देखा सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो गया, आपने देखा क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन की लेन देन से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजैक्शन से हो रही है। जो
पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। अभी पढ़ेंगे ना कैसे आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। पहले इतनी बात समझ ले कि प्रोटॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, प्रोटॉन की मूवमेंट नहीं होती, प्रोटॉन की ट्रांजैक्शन नहीं होती। क्यों? प्रोटॉन भाई साहब न्यूक्लियस के अंदर मस्त मौजूद है, और प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना उतना ही मुश्किल है जितना आपको पढ़ने पर मजबूर करना। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मस्त बैठा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस मौजूद होती हैं। You cannot take proton easily out of the nucleus without expending बहुत बड़ी amount of energy। तो ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा जो भी होगा। मिसाल आपके सामने, यहां पे आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। मैंने अभी कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन की लेन देन से ही पॉजिटिव चार्ज आएगा या इलेक्ट्रॉन की लेन देन से ही नेगेटिव चार्ज आएगा। जरा समझिएगा, यहां पे देखो, गौर से देखो। अगर मैं आपसे इसकी चार्ज के बारे में पूछूं, सोडियम आयन के बारे में बोलूं, कितने प्रोटॉन है इसके पास? 11। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अगर मैं आपको बोलूं जरा चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो कैलकुलेट करो, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैसे आएगा? भाई 11 प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन तो कहीं नहीं गया, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? प्लस ई के बराबर। तो कितना बन गया ये भाई? प्लस 11 ई। बोला सर समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं जरा चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स तो कैलकुलेट करो, तो अब मैं आपको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 10 हैं। अब 11 थोड़ी रहे भाई, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, तभी तो सोडियम आयन बना है, तो 10 रह गए, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस ई। तो कितना हो गया? माइनस का 10 ई। अगर मैं आपको बोलूं जरा नेट चार्ज कैलकुलेट करो ऑन सोडियम Na पॉजिटिव, अभी Na पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो आपने बोला भाई प्लस 11e प्लस, और यहां पे क्या आ गया? माइनस 10e। प्लस माइनस का क्या हो गया? माइनस, तो ये बन गया प्लस 11e माइनस का 10e। क्या बना ये? प्लस का e। यानी कि सोडियम पे जो प्लस लगा हुआ है ये शो कर रहा है इसके पास इतना चार्ज है। और से सुनना, अभी ये सब हमें फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट का फील लेते चलो कि हो क्या रहा है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस ई। तो जब लिखा होता है ना यहाँ पे +1 +2 +3, ये किस बेस पे आता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने पे। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया प्लस ई, 2 लूज करता +2e, 3 लूज करता +3e। इसी तरह से जिसने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया है -e, -2e, -3e, -4e, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपने ओवरऑल इस कहानी से क्या सीखा? आपने ये सीखा कि देखो अगर आपके पास एक कोई बॉडी है, और से सुनना, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं वैसे ही आपको ये सारी चीज़ का एक समरी बता रहा हूँ, यहाँ बता देता हूँ। सीखा क्या? मान लो आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बॉडी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाएगी। क्यों भाई? मान ले पहले 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो प्रोटॉन कितने हैं? 10, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं गया कहीं। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9, क्योंकि एक लूज कर दिया। ये ऐसी मिसाल दे रहा हूं, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन की। तो प्रोटॉन कितने हैं? 10, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 9। तो प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है, गोया कि पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा है। तो अगर किसी बॉडी के पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगी। सिमिलरली किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। सोच के देखो कैसे। भाई देख, ये एक बॉडी है, सोचो 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 कैसे 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 समझो। ये एक बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है और इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 10 है। समझना, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्या वजह बनी इसको जानने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहोगे। इस बॉडी ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। अब समझो, प्रोटॉन 10 थे और जब तक ये बॉडी न्यूट्रल थी, एटम था, तब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 10 थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो गोया इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। तो आप बोलोगे प्रोटॉन्स की तादाद कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? सबसे पहली चीज, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है। बोला ठीक है सर, समझ में आते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है। आप जितने नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन देखते हो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्वायर होता है।
जितने पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन देखते हो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है। नंबर 2 बात, जितने इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया प्लस ई, 2 लूज किए प्लस 2e। रीजन भी बताई ना, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस ई क्यों आया, रीजन समझ में आई? क्योंकि देखो किसी भी एटम के ऊपर आपने नेट चार्ज निकालने का तरीका क्या है? चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। सर चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन क्यों नहीं लेते? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो वो चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर पहले आप देखोगे जब तक ये सोडियम एटम था, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन कितना था? पे कहां चला गया? चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन कितना था? प्लस 11e, जो कि न्यूक्लियस पे चार्ज था क्योंकि सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में घुसे हुए होते हैं। चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना था? माइनस 11e। नेट चार्ज कैसे आया? इन दोनों को जोड़ लिया तो 0 आया। आपने कहा कि आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 11 प्रोटॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको ये चीज नजर भी आ रही है कि प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है। हालांकि प्रोटॉन्स आए नहीं है, उसके बावजूद प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है। अब आपने बोला यार इन 11 प्रोटॉन का चार्ज निकालो तो कितना आया? प्लस 11e। 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालो तो कितना आया? माइनस 10e। नेट चार्ज आपने सोडियम आयन पे निकालना है तो क्या होगा? चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो प्लस 11e माइनस 10e कितना आ गया? प्लस का e। तो यही तो हमने पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो प्लस e, 2 लूज होंगे तो प्लस 2e, 3 लूज होंगे तो प्लस 3, एक गेन होगा तो माइनस e। जैसे यहां देख लो, यहां से अगर आप निकालोगे तो पता चल जाएगा। इसके पास प्रोटॉन्स थे 10 और शुरू में इलेक्ट्रॉन भी थे 10, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। इसका नेट चार्ज क्या आएगा? माइनस ई आएगा। करके चेक करो। अगर मैं आपको बोलता हूं इस बॉडी का चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन बताओ, तो प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 10 हैं, तो आप बोलोगे प्लस 10e। मैं बोलता हूं चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, क्योंकि 10 पहले थे, एक एक्वायर कर लिया तो माइनस का 11e। मैंने बोला नेट चार्ज निकालो, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो आपने बोला प्लस 10e माइनस का 11e। क्या आ रहा है? माइनस का e। यही चीज तो आए, लिख लो इसको अपने पास। बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस 4e आएगा। 5 लूज करेगा तो प्लस 5e आएगा। छाप लो जल्दी से इसको, आगे चलते हैं, कुछ और बातचीत पढ़ते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, इतनी बात पढ़ने के बाद ना हम चलते हैं एक स्टेप आगे। अब एक स्टेप आगे के अंदर देखो मेरा बेटा, मान लो यहां पे आपके पास कोई एक बॉडी है। ठीक है सर, कोई एक बॉडी है, मान लिया हमने ये बात। अब आपने एक बात जो यहां पे पढ़ ली, जो मैं यहां लिख भी देता हूं, आपने ये पढ़ ली कि अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। मेरे बच्चे स्पेलिंग माफ कर दीजिएगा, सही है? अपनी मर्जी से FI लगा देना जहां आपको लगे सही है। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। जितना ज्यादा चार्ज है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई बॉडी मेरा बेटा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? गेन किया हुआ है, या इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? एक्वायर किया हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सिस में है। अब एक और चीज समझो, जैसे अभी आपने सोडियम का एटम पढ़ा, आपने 2 चीजें देखी ना। ये जो सोडियम होता है ना, इसको आप कहते हो सोडियम एटम, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और फिर आपने देखा एक सोडियम का आयन Na पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन। इसको हम क्या कहते हैं भाई? पॉजिटिव आयन कहते हैं। ऐसे ही अक्सर आपका एग्जामिनर ये भी सवाल पूछता है कि इन दोनों में से किसका मास ज्यादा है और किसका मास कम है। भाई आप खुद सोचो, सोडियम एटम के पास क्या चीज है? जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम आयन के पास क्या सीन है? 11 प्रोटॉन है लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये जो सोडियम आयन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ये बात समझ में आ रही है? भाई जो सोडियम का आयन है, आयन कैसे बना? जो सोडियम का एटम था उसके सराउंडिंग में जो शेल थे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। तो सोडियम के आयन के पास 11 प्रोटॉन है इन द न्यूक्लियस।
और 10 इलेक्ट्रॉन है इन द सराउंडिंग शेल, तो गोया एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो आप बोलोगे सोडियम के एटम का जो मास है, सोडियम के एटम का जो मास है वो स्लाइटली ज़्यादा होगा सोडियम के पॉजिटिव आयन के मुकाबले में। तो आप अपने पास कहीं पे लिख लोगे कि मास ऑफ द एटम इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ इट्स पॉजिटिव आयन। सर स्लाइटली ग्रेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मास बहुत थोड़ा सा होता है, ना होने के बराबर होता है। इनफैक्ट प्रोटॉन के मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तकरीबन 1830 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली कम होता है। मतलब प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन तकरीबन 1800 गुना कम मास का होता है। लेकिन ये एक सवाल माजी में पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। फिर सुन लो सवाल क्या था। हमने बोला पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कैसे आया होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बोला ठीक है सर। एक सोडियम एटम था, एक सोडियम का आयन था। सोडियम का एटम का मतलब 11 प्रोटॉन थे तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम मैंने मिसाल ली है, अक्सर बच्चों को पता होता है, केमिस्ट्री ना पढ़ने वालों को भी इसलिए मिसाल ली है। जो आपके पास Na पॉजिटिव आयन बना तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अभी इसके पास 11 प्रोटॉन है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही है। इसका मतलब इसका जो आयन का मास है वो कम होगा और सोडियम एटम का जो मास है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देख लो नेगेटिव चार्ज। अब देखो मान लो यहाँ पे आपके पास कोई एक बॉडी है, उस मतलब कोई भी एलिमेंट है उसका एटम है, जैसे क्लोरीन का एटम है समझ लो, और यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव आयन बना है। नेगेटिव आयन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके। मतलब मान लो इसके पास पहले x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इस एटम के पास। अब मान लो ये एक नेगेटिव आयन बना और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -e चार्ज है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्वायर किया। भाई और आसान कर लो, ये नेगेटिव आयन कैसे बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिया, सही है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिया। इसका मतलब इस नेगेटिव आयन के पास x प्रोटॉन होंगे और x + 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात समझ में आती होगी। अरे भाई देख, पहले जितने प्रोटॉन थे अभी भी उतने प्रोटॉन हैं, लेकिन पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उसके मुकाबले में अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक क्या हो गई है, बढ़ गई है ना, एक ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कब होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है। मैंने कहा इस पे -e चार्ज है, या कह लो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया है, तो पहले अगर x था तो अब कितना हो गया, x + 1। तो अगर मैं अब मास कंपैरिजन करूंगा तो नेगेटिव आयन का जो मास है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एटम के मुकाबले में। तो आप यहां पे लिखोगे कि मास ऑफ द एटम इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ इट्स नेगेटिव आयन। जैसे कि अगर क्लोराइड आयन और क्लोरीन एटम का पूछेगा तो क्लोराइड आयन का मास जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके एटम, क्लोरीन एटम के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है क्लोरीन एटम के मुकाबले में। बेसिक सी बात थी, आपको समझ में भी आ गई, जहन में भी आपने इसको रख लेना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और वो जो मैं ऊपर बात बता रहा था ना वो वाली बात बता देता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, माजी में एक आध दफा पूछा गया है तो मैंने बोला इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। स्लाइटली का टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का अपना मास नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है, सही है। मतलब प्रोटॉन के मुकाबले में भी तकरीबन 1830 टाइम्स कम होता है। ठीक है सर। अच्छा, ये मान लो हमारे पास कोई बॉडी है। अब हमने ये देख लिया किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अब यहाँ पे मेरे बच्चे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ना डिफाइन कैसे करते हैं। देखो मेरे बच्चे, क्वांटाइजेशन को समझने के लिए ना आप पहले एक मिसाल समझो, फिर मैं क्वांटाइजेशन पे आऊँगा। ऐसे समझ लो कि मेरा बेटा आपकी मार्केट के अंदर ना कोई एक होलसेलर है और वो क्या होलसेल करता है भाई, वो मान लो वो ना चीनी बेचता है, शुगर बेचता है। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर समझ में आ गया। वो जो आपके इलाके में भाई साहब है ना, मान लो वो चीनी बेचते हैं और उनके पास चीनी के ना 6 किलो के पैकेट बने हुए होते हैं। मतलब होता है ना, अक्सर हम दुकान पे जाते हैं तो आटे का पैकेट होता है, चावल का पैकेट होता है, ऐसे आपने मान लिया कि उसके पास 6 किलो के पैकेट बने होते हैं। बोला ठीक है सर समझ में आता है। अभी 6 का टेबल तो आपको याद है ना, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो आसानी से समझ में आएगा। ये आसान कर लो ना, 6 किलो का ना करो, 5 का याद ही होगा, 5 कर लो, 5 से कर लेते हैं। ठीक है, 5 किलो के उसके बाद ना चीनी के पैकेट बने हुए। मैं गया उसके पास, मस्त घर वालों ने बोला कि बेटा जाओ चीनी लेकर आओ। मैं गया उसके पास, मैंने बोला भाई साहब मुझे ना 10 किलो चीनी दे दो। क्या वो मुझे 10 किलो चीनी देने पर कुदरत रखता है, कादिर है, दे सकता है?
बिल्कुल दे सकता है। वो बोलेगा बिलाल भाई ये लो यार 2 पैकेट ले लो, आप चले जाओ, क्योंकि 5 किलो का 1 पैकेट था, तो 5 और 5 10 किलो का मतलब मेरे पास कितने पैकेट आ गए? 2 पैकेट। फिर मैं कुछ टाइम बाद गया, मैंने कहा यार भाई मुझे आप एक काम करो 40 किलो चीनी दे दो। क्या वो 40 किलो चीनी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है भाई। क्यों? क्योंकि 40 जो है ये 5 का मल्टीपल है ना, 5 के टेबल में आता है, 5 का मल्टीपल है। देखो समझो इस बात को, कॉन्सेप्ट का फील करो, वहां पे आराम से समझ में आ जाएगा। 5 8 का क्या होता है? 40 होता है, तो वो मुझे 8 पैकेट देगा। ये मैंने कैसे किया? मुझे चाहिए कितनी चीनी थी? 40 किलो। इसके पास पैकेट कितनी चीनी का है? 5 किलो का। डिवाइड करते भाई, डिवाइड किया तो पता चला भाई साहब 8 आ रहा है, 5 1 जा 5 8 जा, ठीक हो गया। अब मैंने बोला जरा इसका इम्तिहान लेते हैं। मैं गया, मैंने बोला यार एक काम करो, मान लो उसका नाम अली था, मैंने कहा अली भाई एक काम करो, आप मुझे अपनी दुकान से 7 किलो चीनी दे दो। अब अली भाई के पास बहुत सारी चीनी मौजूद है, लेकिन अली भाई मुझे 7 किलो चीनी नहीं दे सकता। क्यों? अली भाई के पास जो चीनी है उसका फंडामेंटल या बुनियादी पैकेट कितना है? 5 किलो का है। वो या तो 5 दे सकता है, या 10 दे सकता है, या 15 दे सकता है, या 20 दे सकता है। अली भाई के पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं है कि वो मुझे 7 किलो दे सके। क्लियर? मैंने कहा चलो अली भाई आपके ऊपर मैं रहम करता हूं, आप 8 किलो चीनी दे दो। बोलेगा भाई यार क्या मजाक कर रहा है, या तो 10 ले ले या 5 ले ले। दिस कॉन्सेप्ट इज टर्म्ड एज पैकेटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। आसान तरीन भाषा है ये। क्या क्वांटाइजेशन क्या होती है? किसी चीज का पैकेट की फॉर्म में होना इज क्वांटाइजेशन, किसी चीज का फिक्स फॉर्म में होना इज क्वांटाइजेशन। अली भाई जो चीनी बेच रहे हैं ये क्या है? क्वांटाइज्ड शुगर बेच रहे हैं। अली भाई को पता भी नहीं है, अली भाई को चाहिए अपनी दुकान के बाहर लगवाएं, शुगर इन दिस शॉप इज क्वांटाइज्ड। क्या मतलब इस बात का? अली भाई ने एक बुनियादी पैकेट सेट किया हुआ है 5 किलो का। अब अली भाई इसी पैकेट के बराबर या इसी पैकेट के मल्टीपल में चीनी दे सकते हैं। आपकी मर्जी से रैंडम नंबर की चीनी आपको नहीं दे सकते। आप बोलो 12 किलो दे दे, अली भाई के पास करोड़ों किलो चीनी मौजूद होगी, अली भाई नहीं दे सकते आपको। आप बोलो 13 किलो दे दे, नहीं दे सकते। या तो 15 ले ले या 10 ले ले, या तो 2 पैकेट आएंगे या 3 पैकेट आएंगे। ये 2.5 पैकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन आपको क्या बताता है कि क्या चीज पॉसिबल नहीं है, या पैकेटाइजेशन क्या होती है। सर इसका इससे क्या ताल्लुक है अली भाई की चीनी से? अभी समझते हैं। मान लो भाई मेरे पास यहां पे एक कोई बॉडी है। अब जरा कॉन्सेप्ट का फील लेना। देखो ये जो पहला लेक्चर है ना, ये लेक्चर ना मुश्किल से आधे घंटे में भी ख़त्म किया जा सकता है। मुझे शौक नहीं है कोई एक्स्ट्रा पढ़ाने का। सीन क्या है कि कॉन्सेप्ट का आप जब तक फील नहीं लो ना, मज़ा नहीं है। फिजिक्स में सारे पैसे कॉन्सेप्ट के फील के होते हैं। और मैं मान के चलता हूं कि आप यहां पर मुझसे पढ़ने आए हो तो इसका मतलब आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। तो हम भी खुल के पढ़ाएंगे, आप भी खुल के पढ़ो। सही है? मान लो ये मेरे पास कोई बॉडी है। अभी हमें पता है किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो या तो इलेक्ट्रॉन के देने से आता है या इलेक्ट्रॉन के लेने से आता है। हमने मान लिया कि ये वाले जो भाई साहब है ना, ये चार्ज एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि इनके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा। अब सीखो, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो या तो मेरा बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, या 4 कर सकता है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्वायर कर सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो बॉडी है ये 2.5 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर ले? 1 इलेक्ट्रॉन पूरा आया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन पूरा आया, 1 इलेक्ट्रॉन आधा आया, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, आधा कहीं और चिपक गया जाके। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 2.5 इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी एक्वायर नहीं कर सकती। 2.7 कोई बॉडी एक्वायर इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकती। यानी कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है या इलेक्ट्रॉन लूज करती है, वो इंटीजर फॉर्मेट में होना जरूरी है। इंटीजर क्या है? 1 2 3 4। 2.5 नहीं हो सकता, 3.1 नहीं हो सकता, 2.79 नहीं हो सकता। सोच के देखो, अबे इलेक्ट्रॉन एक मास पार्टिकल है ना, तो या तो कोई बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या 3 गेन करेगी, 2 लूज करेगी या 3 लूज करेगी। ये 3.5 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है, जहन में रख लिएगा। तो ये फिनोमेना कहलाता है चार्ज क्वांटाइजेशन का, कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड।
यहां पे जैसे हमारे पास अली भाई के पास जो चीनी का पैकेट था वो 5 किलो का था, या तो आप 5 किलो लोगे या 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो, एक पैकेट या 2 पैकेट या 3 पैकेट या 4 पैकेट या जितने भी लेने हैं आपने, डिपेंड करता है कि आप में शुगर खाने की क्या सलाहियत है। सिमिलरली बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जो चार्ज आएगा, वो पैकेट की फॉर्म में होगा, और जो एक पैकेट है वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। दिस इज टर्म्ड एज चार्ज क्वांटाइजेशन। अभी समझते हैं इसी को, एक और तरह से समझते हैं, समझना, गौर से सुनना बात को। अगर किसी, अब देखो आपको ये बात पता चल गई, अगर ये एक बॉडी है और ये बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रही है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। बोला ठीक है सर। जब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगी, मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास -e चार्ज आएगा। जी सर आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास -2e चार्ज आएगा, अभी तो पढ़ा है, आएगा। 3 का मतलब इसके पास -3e चार्ज आएगा, आएगा सर, बिल्कुल आएगा। इस e का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, इस e का मतलब होता है 1.6 पावर -19 कूलम। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया है। जब इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया तो बॉडी के पास इतना नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ में चार्ज लेकर आया। बोला ठीक है। अगर ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करती तो इसके बाद चार्ज कितना आता, -3.2 पावर -19 कूलम। कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कूलम भी होता है, एम्पियर सेकंड भी होता है। एम्पियर सेकंड कहां से आता है, करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। टी को वहां ले जाएगा तो Q विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ T। यहां से आपके पास बन जाएगा एम्पियर सेकंड। तो कूलम भी रहता है, एम्पियर सेकंड भी रहता है। CGS के अंदर भी एक यूनिट होता है। CGS के अंदर जो आपका यूनिट होता है उसको आप कहते हो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। चार्ज का यूनिट ESU जो होता है वो CGS में रहता है, और वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास रहता है मेरा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आपने बोला ठीक है सर, यहां तक की बात हमारे पास क्या हो गई, समझ में आ गई। यहां तक हमारे पास कोई परेशानी या कोई मसला हमारे पास यहां तक नहीं है। और भी यूनिट्स होते हैं लेकिन उसको पढ़ने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। चलें आगे। अब यहां समझो, बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया तो इतना चार्ज आया, बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए तो इतना चार्ज आया। अब जरा समझना, अगर मैं कहता हूं कि किसी बॉडी के पास 1.6 पावर -19 कूलम का चार्ज है, अच्छे से सुनो, समझो, कॉन्सेप्ट का फील दो। मैं कहता हूं किसी बॉडी के पास 1.6 पावर -19 कूलम का चार्ज है, इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए होंगे। आपने बोला सर एक इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 पावर -19 कूलम। आपने इससे डिवाइड कर लिया, ये और ये मर गया, आंसर 1 आ गया। सोचो, और से सोचो, मैंने कहा किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है 3.2 पावर -19 कूलम का, बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए होंगे, माइनस में चार्ज है ये। आपने बोला सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 पावर -19, तो ये और ये मर गया, 1.6 1 जा 1.62 जा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए। मैं कहता हूं, गौर से सुनना, मैं कहता हूं किसी बॉडी पर चार्ज है 2.4 पावर -19 कूलम, बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए होंगे। अच्छे से सोचो, जब मैंने कहा किसी बॉडी पे चार्ज है 1.6 पावर -19 कूलम और पूछा कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए होंगे बॉडी ने, अगर इतना चार्ज है तो आपने इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1। मैंने कहा किसी बॉडी के पास चार्ज है 3.2 पावर -19 कूलम, बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए होंगे। आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, आंसर आ गया 2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए होंगे। अब मैं पूछ रहा हूं किसी बॉडी के पास ये चार्ज है 2.4 पावर -19 कूलम, बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए होंगे तब जाके ये चार्ज आया। क्योंकि भाई अगर किसी बॉडी पे ये चार्ज नेगेटिव आया है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन साथ आएगा वो अपना चार्ज लेकर आएगा साथ। तो आपने अगर निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, आप क्या करो 1.6 पावर -19 से इसको डिवाइड कर दो, ये और ये आपके पास मर गया। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 24/16, भाई 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सॉल्व करो जरा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, क्या आंसर आ रहा है 3/2 यानी कि 1.5 आंसर आ रहा है 1.5। इसका मतलब क्या है, सोचो, इसका मतलब है किसी बॉडी ने अगर 1.5 इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया तब जाके ये चार्ज आएगा। किसी बॉडी ने अगर 1.5 इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया
तब जाके ये चार्ज आएगा। इसका मतलब आप सीधा सीधा ये कहोगे ये चार्ज एग्जिस्ट किसी बॉडी पर कर ही नहीं सकता। जैसे आप 7 किलो चीनी खरीद ही नहीं सकते थे अली भाई से, क्योंकि पैकेट 5 का था या 10 का था, मतलब 10 का भी पैकेट नहीं था, वो 2 पैकेट मिला के 5 के बनते थे 10 ना। तो ये वाला चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सोच के देखो, फील लो क्यों। बॉडी जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा ये चार्ज आएगा, जब 2 एक्वायर करेगा तो ये चार्ज आएगा। ये जो चार्ज है ये तो इनके दरमियान में आ रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान में कोई पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने की नहीं बनती। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फिनोमिना से बहुत सारी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्वायर हो सकता है या ये वाला चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। एक मिसाल से हम समझते हैं, छाप लो इसको जल्दी से, एक मिसाल से हम समझते हैं, ठीक है। चलो, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते हुए जाएंगे, हमें सब समझ में आएगा, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल लेंगे, उसी से हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। पहले एक चीज यहां पे क्लियर कर लो बच्चे। मान लो अगर आपके पास यहां पे एक कोई बॉडी है, तो ये जो बॉडी, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रही है या बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, गौर से सुनना। अगर बॉडी ये इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रही है या लूज कर रही है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा। चार्ज जो होगा वो या तो ई होगा, प्लस माइनस ई। प्लस किस पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है या गेन कर रही है। सही है भाई। प्लस कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। माइनस कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये ई क्या शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया। या तो इसके ऊपर चार्ज होगा भाई साहब प्लस माइनस 2e, या होगा भाई साहब प्लस माइनस 3। ऐसे करते 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 आप कहते हो किसी भी बॉडी के ऊपर, गौर से सुनना, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो Ne के बराबर होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो Ne के बराबर होता है। और n यहां पे हमारे पास क्या होता है, इंटीजर होता है। n इंटीजर है जो ये बताता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ने गेन किए हैं या लूज किए हैं। अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो Q की वैल्यू आप नेगेटिव में लिखोगे। अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो आप Q की वैल्यू पॉजिटिव में लिखोगे। भाई ये वही है जो तू अभी पढ़ के आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है वही तो पढ़ा है अभी। मुझे एक बात बता, भाड़ में डालिए जो लिखा हुआ है, मुझे एक बात बता। एक बॉडी ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अभी पीछे सोडियम की कहानी पढ़ाई थी। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बोल उस पर चार्ज क्या होगा, प्लस ई। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उस पर चार्ज क्या होगा, माइनस ई। किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, चार्ज क्या होगा, प्लस 2e। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, चार्ज क्या होगा, माइनस 2e। अबे तो यही तो लिखा है, देख 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया सोडियम ने, तो चार्ज क्या था, प्लस ई। तो देख n की जगह 1 डालेगा, यहाँ ई है। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से प्लस ई बन जाएगा। वही तो हो रहा है, n की जगह 1 डाला और ई, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है एज इट इज। और प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। गेन कर रहा था क्लोरीन, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ 1 आया, ये ई हो गया, तो 1 ई हो गया। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये जनरल फॉर्मूला है। आप क्या बोलोगे, नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय प्लस माइनस Ne, वेयर n, कैपिटल N इज द इंटीजर जो शो करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए या गए। कितने आदमी थे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे जो आए थे या गए थे। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से सारा कहानी यहां पे होती है कि बोला ठीक है सर, समझ में आया। चलें आगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बड़ी काम की बात आई थी, जहन में वो आगे पीछे हो गई। ठीक है, चलो वापस आ जाओ इधर। Q इज इक्वल टू एन। चलो एक सवाल करते हैं, फिर वो काम की बात वापस आ जाएगी। सवाल करते हैं। मान लो मैंने कहा किसी बॉडी ने चार्ज एक्वायर किया। किसी बॉडी ने क्या किया, चार्ज एक्वायर किया। कितना चार्ज एक्वायर किया, मैंने कहा 8 × 10 पावर -19 कूलम। फिर सवाल नंबर 2 में कहा मैंने 8 × 10 की पावर -17 कूलम। सवाल नंबर C में कहा 8 × 10 की पावर -21 कूलम। बताओ क्या ये चार्ज बॉडी पर एग्जिस्ट कर सकता है, यस और नो। अगर कर सकता है तो
हाउ मैनी मान लो ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये सब क्या है पॉजिटिव, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय द बॉडी। लॉस्ट क्यों बोला भाई, प्लस चार्ज है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। फिर सुनो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई किसी बॉडी ने चार्ज एक्वायर किया, चार्ज एक्वायर से ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन लूज किया, या बोलो किसी बॉडी पर, ज्यादा अच्छी टर्म कर लो, किसी बॉडी पर ये गिवन चार्ज मौजूद है। आपको क्या किया हुआ, सवाल जरा समझिएगा कॉन्सेप्ट का फील लेने के लिए। आपको कहा गया कि आपके पास 3 डिफरेंट बॉडीज हैं, गौर से सुनना, तीनों एक जैसी बॉडीज हैं। पहली बॉडी का चार्ज इतना है, दूसरी बॉडी का चार्ज इतना है, तीसरी बॉडी का चार्ज इतना है। ऐसा मैं कह रहा हूं सवाल बनाने वाला, मैं कह रहा हूं किसी बॉडी का चार्ज ये है, या मैं कह रहा हूं किसी बॉडी का चार्ज ये है, या मैं कह रहा हूं किसी बॉडी का चार्ज ये है। आपने बताना है क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। क्यों 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 आपको ये बात पता है कि आप अपने मुंह से जो वैल्यू निकालो, ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करे कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज है। तुम अली भाई के पास जाके जितनी चीनी बोलो वो नहीं दे सकते। जो चीनी आपको चाहिए दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 5। तो जो चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करेगा वो 1.6 पावर -19 कूलम का मल्टीपल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है इसका, सही है। तो मैंने कहा कि भाई एक बॉडी है जिसपे ये चार्ज है, एक बॉडी है जिसपे ये चार्ज है, एक बॉडी है जिसपे ये चार्ज है। बताओ मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ने लूज किए होंगे तब जाके ये चार्ज आया होगा उन बॉडीज पर। चेक करते हैं। हमें क्या करना है, कोई टेंशन नहीं, हमें फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू NE। बोला ठीक है सर। N अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, N क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो क्या बन जाएगा, Q बाई E बन जाएगा। बोला ठीक है। अगर पार्ट ए के लिए मैं काम करूं, गौर से सुनना, पार्ट ए के लिए तो चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट गिवन है 8 × 10 पावर -19। प्लस माइनस नहीं लगा रहा मैं, प्लस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, माइनस साइन आता तो ये बताता कि इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अपॉन में ई क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 पावर -19। ये और ये मर गया। बोला सर मर गया। 1.6 को अगर तू 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 8 बन जाएगा। आप चेक करो कि क्या Q अपॉन E यानी कि N का आंसर एक अदद इंटीजर आ रहा है। यस सर इंटीजर आ रहा है। अगर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन बॉडी अगर लूज करेगा तो ये चार्ज बॉडी के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये चार्ज बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है। कॉन्सेप्ट का फील आया। अगर आपने Q/E निकाला, और Q/E, Q क्या है, द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इफ दिस डिवीजन गिव्स यू एन इंटीजर देता है अगर आपको, तो इसका मतलब ये जो चार्ज आप क्लेम कर रहे हो ये बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है, ये बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, 5 आया आंसर, इसका मतलब एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे ना एक चीज और समझ लेना कि क्या चीज इंटीजर है और क्या चीज इंटीजर नहीं है, फिर अगला सवाल सॉल्व करते हैं वरना फंस जाओगे। ये मैंने सवाल जान के ऐसे ही लिए थे। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं एक जगह पे इंटीजर और एक जगह पे लिखता हूं मैं आपके पास नॉन इंटीजर्स। ठीक है, सुनना, गौर से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं, अच्छे से देखो, अगर मैं आपसे कहूं 5 तो ये इंटीजर है। यस सर इंटीजर है। अगर मैं आपसे कहूं 5 × 10 ये भी इंटीजर है। बिल्कुल है, 5 × 10 क्या होता है 50 इंटीजर। अगर मैं आपसे कहूं 0.5 × 10, अब सोचो, बच्चों के जहन में गलत कॉन्सेप्ट होता है कि सर यहां डेसिमल आ गया ना तो अब ये इंटीजर तो नहीं रहा। अबे नहीं भाई, आगे देख 10 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पावर 1 है, डेसिमल एक स्टेप आगे जाएगा तो ये भी 5 ही लिखा हुआ है। ये 5 को लिखने का एक और तरीका था ना, तो ये भी इंटीजर है। पूरा देखना है आपने भाई, सिर्फ इसकी बात थोड़ी हो रही है। ये पूरा आंसर आया ना आपका। तो मैंने कहा आंसर आया आपके पास 0.05 × 10 पावर 3। अब ये इंटीजर है, बिल्कुल है भाई। 10 की पावर को मूव करने के बाद देखो डेसिमल को, भाई 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल मूव करेगा। डेसिमल को मूव करने के बाद देखो कि आया जो आपका आंसर आ रहा है वो डेसिमल है या नॉन डेसिमल है। जब आप मूव करोगे तो 1 और 1 2 यहाँ आ गया। इसका मतलब भाई 2 मूव किए, हालांकि अभी भी एक पावर बच गई। भाई डेसिमल को आपने मूव करके यहाँ ले आए, अभी भी आपके पास एक पावर क्या हो गई, बच गई। इसका मतलब ये इंटीजर है। अब इंटीजर कब नहीं होगा, सिर्फ 0.5 आंसर आ गया, नॉन इंटीजर है।
मैंने कहा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10, ये इंटीजर है? नहीं। मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई किया अभी भी 0.5 लिखा हुआ है। मैंने कहा मिसाल के तौर पे आंसर आ रहा है, 0.006 इंटू 10 पावर 1, ये इंटीजर है? नहीं है इंटीजर। क्यों भाई? जब तू 10 से मल्टीप्लाई भी कर देगा तो ये यहां आएगा, इसका मतलब 0.6 स्टिल अ नॉन इंटीजर। तो अगर आंसर जो आपका आ रहा होगा वो इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर आ रहा होगा तो हम 10 की पावर को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि आइदर द गिवन आंसर दैट वी आर गेटिंग वो हमारे पास इंटीजर है या नहीं है। चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट का फील ले लेना अच्छे से। चलो अब देखो पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी देखो, हमें क्लेम किया गया कि किसी बॉडी के ऊपर ये वाला चार्ज है, प्लस क्यू अभी से क्यू टिक लगा रहे हैं, ये चार्ज है। आपने बताना है कि ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। कैसे निकालोगे भाई? n इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ई। अब क्यू कितना है आपके पास? 8 इंटू 10 की पावर -17 और ई कितना है भाई? 1.6 पावर -13। बोला ठीक है सर। 1.6 वन जा और 1.6 5 जा। बोला सही है, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ऊपर ले जा भाई, क्या बना? 5 इंटू 10 पावर -17 और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19। ठीक है सर। बेसिस आर सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 19 को -17 में ऐड किया तो +2 आएगा आंसर, तो हो गया 5 इंटू 10 की पावर 2। सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है? 500। इसका मतलब यहां पे भी ये वाला चार्ज भी बॉडी पे क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता हैगा। इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजैक्शन हुई होगी? 500 इलेक्ट्रॉन्स। 500 इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी के पास से जाएंगे तो बॉडी पे ये चार्ज आएगा। आप इसको काउंटर चेक भी कर सकते हो। सर कराएं काउंटर चेक भाई। टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एन ई। बोला ठीक है सर। एन मान लो अगर बॉडी के पास से 500 इलेक्ट्रॉन चला गया तो चार्ज पॉजिटिव आएगा ना भाई, 500 इलेक्ट्रॉन चला गया। और ई का वैल्यू क्या होता है? 1.6 पावर -19, जो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है, ई यही है। बोला सर यही है। अच्छा मल्टीप्लाई करो, 1.6 को मल्टीप्लाई करा इससे तो ये हो जाएगा 16, 160। 160 को आपने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 800। 800 इंटू 10 पावर -19, इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -19 +2 और -19। क्या आंसर आ रहा है भाई? बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। 8 इंटू 10 पावर -17 कूलम। देखो यही आंसर आ रहा है, ये आ रहा है। ये आपने वेरीफाई भी कर लिया कि सही आया था नहीं। यही तो कहा गया था कि भाई बॉडी पे ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। आपने बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजैक्शन हुई। मतलब ट्रांजैक्शन इसलिए कह रहा हूं कि आ भी सकते थे जा भी सकते थे ना। तो यहां पे चूंकि प्लस में दिया हुआ था तो हमने कह दिया कि ये इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? गए थे। अगर यही चार्ज माइनस में होता तो आप कहते इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? बॉडी के ऊपर आए थे। बोला ठीक है, समझ में आ गया। अब फाइनल चेक कर लो जरा। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, सी की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस का 8 इंटू 10 पावर माइनस का 21। भाई प्लस साइन तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपके पास गए हुए। अपॉन में आ गया भाई 1.6 पावर -19। बोला ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चलें। ये हो गया 1.6 वन जा, ये हो गया 1.6 5 जा, समझ में आता है। इसको ऊपर ले आया मैं उठा के, तो ये बन जाएगा जनाब 5 इंटू 10 पावर -21 इंटू 10 पावर प्लस का 19। बोला ठीक है। बेसिस सेम पावर्स ऐड हो गई। -21 + 19 कितना होता है? -2। तो गोया 5 इंटू 10 पावर -2। अब देखो अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ से देख के लगेगा यार ये तो इंटीजर है, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि नहीं कर रहा है ये एग्जिस्ट। क्यों नहीं कर रहा? आपको देखो यहाँ 10 पावर नजर आ रही है। जी सर आ रही है। जब तुम इसको 10 पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी देखो 5 में डेसिमल यहाँ है। जब पावर -2 का मतलब क्या होता है? डेसिमल 2 स्टेप पीछे जाएगा, तो 1 और 1 2 स्टेप पीछे आ गया, इधर आ गया डेसिमल। गोया कि ये कह रहा है कि भाई अगर 0.05 इलेक्ट्रॉन इसके पास से गया तब जाके ये होगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप करो Q इज इक्वल टू एन ई, यहां पे n की जगह आप रखो 0.05 और e की जगह रखो 1.6 पावर -19। आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अब आप मुझे सोच के बताओ अकल से, क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास से 0.05 इलेक्ट्रॉन जा सकता है? यानी कि ये पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन के 100 टुकड़े कर दो, उसमें से 5 टुकड़े चले गए, 95 टुकड़े रुक गए। क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन। तो आप बोलोगे ये वाला चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आपने सीखा क्या? आपने ये सीखा कि जो आपका दिल करे उतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करे ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब पैकेटाइज्ड होता है। या तो ई होगा
या 2e होगा, e बोले तो 1.6 पावर माइनस 19 कूलम होगा, या 2e होगा, 2e बोले तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 पावर माइनस 19 कूलम होगा, या 3e होगा, 3e बोले तो 3 इंटू 1.6 पावर माइनस 19 कूलम होगा, या 4e होगा, 4e बोले तो 4 इंटू 1.6, मतलब ओवरऑल कर दोगे तो ne के बराबर होगा, n बीइंग एन इंटीजर और e आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। छाप लो जल्दी से, कुछ बातें इसके अंदर और करते हैं, फिर आपको इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस कराता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, इसी तरह से अगर मैं आपको एक सवाल और देता हूं, पुराना कॉन्सेप्ट मैंने जो दिया है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेकर, अगर मैं एक सवाल आपको और देता हूं, मैं कहता हूं कि यार हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या मतलब सर? देखो मेरा बेटा, इस सवाल को समझने के कई सारे तरीके हैं। आपको ये बात पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 पावर माइनस 19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 पावर माइनस 19 कूलम। ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा जाए तो जाके 1 कूलम चार्ज बनता है, या वाइस वर्सा। ऐसे आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि यार एक बॉडी है, उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है, बताओ इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजैक्शन करी होगी। मतलब अगर +1 कूलम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, -1 कूलम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे। आपने बोला सर कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE, आगे आ गया। आपने बोला भाई साहब N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E। आपने बोला भाई 1 कूलम चार्ज है, बोला ठीक है सर, और E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। बोला सही है सर, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये बनता है 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6। आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन यही सेम सवाल आपके कई सारे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में भी पूछा गया है, तो मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर भी बता देता हूँ। इस 10 पावर 19 को अगर आप तोड़ दोगे तो मेरे बच्चे क्या बनेगा, 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 17 अपॉन में क्या आ गया, 1.6। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। 10 पावर 2 का मतलब हो गया 100, 10 पावर 17 एज इट इज़ आया, अपॉन में जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 10। बोला सही है सर। इस 10 को भी ऊपर भेज दो 10 पावर 17 के पास। सर ये इतनी सारी हम लोग मैथमेटिकल ओपनिंग्स क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए ये चीज़ें विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना आसान हो जाए। सर ये 17 से 18 कैसे हुआ, अरे भाई ये 10 जब डिवाइड हो रहा है पलटेगा तो ऊपर जाके 10 पावर 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 10 पे पावर क्या है, 1 है। सर 10 पे ऊपर जाएगा तो -1 नहीं होगा, अबे अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो -1 होगा। ये 16/10 को मैं पलट रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 10/16। तो 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर 18 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ गया, 16। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अगर 16 का टेबल याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो जो टेबल याद है 2 का याद है 2 के टेबल से कैंसिल कर दो। 2 8 टाइम्स क्या होता है 16, और 2 50 टाइम्स क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आ जाओ 8 के टेबल से, वरना फिर 2 के टेबल से काट लो। 8 6 आपके पास क्या होता है 48 होता है, डेसिमल लगा दिया। क्यों डेसिमल, 50 में से 48 निकाला तो 2 बच गया। 8 के टेबल में 2 या उससे छोटा नंबर नहीं आता, डेसिमल लगाया 0 लगाया। 8 2 टाइम्स आपके पास क्या होता है 16 होता है, 20 में से 16 निकाला 4 बच गया, फिर 0 लगाया क्योंकि डेसिमल के बाद हर स्टेप पे 0 लगा सकते हो। 8 5 से आपके पास क्या होता है 40 होता है। आंसर आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, तो आपने सिर्फ यहां से देखकर जवाब नहीं देना कि सर ये देखें ये डेसिमल आ रहा है तो नॉन इंटीजर है। भाई ये नॉन इंटीजर नहीं है, ये पूरे नंबर आपका आंसर आया है ना, सिर्फ ये आंसर थोड़ी आया। अगर आप सॉल्व करते और सिर्फ 6.25 आता तो मैं भी आपके साथ होता कि आंसर नॉन इंटीजर है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते या ये वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अभी मेरे बच्चे आपके पास जो आंसर है वो सिर्फ 6.25 नहीं आया, इसको अच्छे से समझ लेना। बोला ठीक है सर, ये आंसर आया है। इसको देखो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये पावर पॉजिटिव है, गोया डेसिमल आगे जाएगा। अगर मैं डेसिमल को 2 स्टेप आगे ले जाऊं तो ये हो गया 625 इंटू 10 की पावर 16। चेक करो, डेसिमल को 2 स्टेप आगे ले गया, ये सर ऐसे हो गया। तो भाई देखो अब डेसिमल यहां आ चुका है,
अब अगर मैं 10 की पावर 16 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल 16 स्टेप और आगे चला जाएगा, गोया कि यहाँ 16 जीरोज लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे अगर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास नॉन इंटीजर नहीं है, इंटीजर है, क्योंकि डेसिमल यहाँ है, मल्टीप्लाई करेगा तो ये 50 बन जाएगा, गोया एक 10 पावर का मतलब एक जीरो आएगा। इसी तरह अगर 5 इंटू 10 पावर 2 है तो डेसिमल अभी यहाँ है, 2 स्टेप आगे जाएगा, इसका मतलब 2 जीरोज आएंगे, इसका मतलब 500 लिखा हुआ होगा। तो जब इस 10 पावर को तुम यूटिलाइज करोगे तो 625 के आगे 16 जीरोज लिखे हुए आएंगे, इसका मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तब जाके क्या होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज आपके पास फॉर्म हो रहा होगा। समझ में आती है? चलो छाप लो जल्दी से। अब मेरे बच्चे इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह का एक सवाल आपका होमवर्क है, आपने बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म 8 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि अगर मुझे 8 कूलम चार्ज बनाना है, या मुझे अगर किसी बॉडी को 8 कूलम का चार्ज देना है प्लस 8 कूलम का चार्ज देना है, तो मुझे इससे कितने इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, या माइनस 8 कूलम का चार्ज देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन मुझे इसको देने होंगे। सॉल्व करके आंसर को आपने कमेंट सेक्शन में डाल देना है, ठीक है बच्चे। अब छोटी छोटी सी बातें चार्ज को लेकर हम थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं आगे प्रोसीड करने से पहले। सर वो छोटी छोटी बातें क्या हैं? बेटा एक तो मैंने आपको इसके यूनिट के बारे में बता दिया, बोला ठीक है सर यूनिट बता दिया आपने। इसका यूनिट क्या होता है भाई साहब? इसका यूनिट हमारे पास एसआई सिस्टम में कूलम होता है, सीजीएस सिस्टम में ईएसयू होता है, उनकी कन्वर्जन बता दी। एक कूलम बराबर है 3 इंटू 10 पावर 9 ईएसयू के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। बोला ठीक है सर, आगे चले मजीद बताएं। दूसरी चीज़ मेरा बेटा, जो चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एक प्रॉपर्टी आपके पास है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सर ये एडिटिविटी क्या है? कुछ नहीं, हम पढ़ चुके हैं पहले, इसको नाम से अब पढ़ा रहा हूं। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती है। चार्ज सीधा सीधा ऐड हो जाता है, चार्ज सीधा सीधा ऐड हो जाता है। चार्ज को ऐड करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्या मतलब सर? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक काम किया था। क्या सर? मैंने कहा था अगर ये सोडियम का एटम है 1123, तो मैंने कहा था इसके पास 11 प्रोटॉन है, और अगर ये एटम है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोला ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मुझे चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन बताओ, तो आपने क्या सर 11 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, तो मिला के चार्ज हो गया प्लस 11 ई। बोला ठीक है। मैंने आपको कहा चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 11 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है, तो मिला के क्या हो गया, माइनस का 11 ई हो गया। बोला ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं नेट चार्ज बताओ, नेट चार्ज कैसे आएगा? इन सारे चार्जेस को जमा करके। तो आपने जमा कैसे किया? सिंपल अलजेब्रिक मैनर में। आपने बोला प्लस 11 ई, दिस इज द चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, फिर माइनस 11 ई, दिस इज द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज क्या आ गया? 0। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस आर टू बी ट्रीटेड एज स्केलर क्वांटिटीज एंड दे आर एडिड यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, समझ आ गई? एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करता है पैकेटाइज फॉर्म में, क्वांटाइज फॉर्म में। हर रैंडम नंबर एस चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा वो फिक्स होगा, इंटीजर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या कोई भी इंटीजर होगा। तो हमने बोला किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो या तो ई होगा या ई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आसान भाषा में या तो 1.6 पावर माइनस 19 कूलम होगा, या 1.6 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, या मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। यानी कि कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। एनी रैंडम नंबर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ ली ये बात भी। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। फिर एक चीज मेरा बेटा और होती है जिसको आप कहते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझना। जैसे आपके पास एनर्जी कंजर्व करती है, मोमेंटम कंजर्व करता है, आप ये कहते हो ना पूरे कायनात की जो एनर्जी है वो कंजर्व है। पूरे कायनात का जो एनर्जी है वो कंजर्व है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ शक्लें बदलती है। ऐसे ही आपके पास पूरे कायनात का जो चार्ज है वो कंजर्व है। क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन्स पैदा नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स मरते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। नेट जो आपका चार्ज है ना वो हमेशा आपके पास कंजर्व रहता है। क्या मतलब सर? नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं। वही NaCl की मिसाल लेते हैं। अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, आपने अभी पढ़ा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्लोरीन ने ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करा? गेन करा। अगर मैं मान के चलूं कि मेरे यूनिवर्स में और कोई चीज़ नहीं है,
सिर्फ एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, और उन्होंने भी जालिमों ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया सोडियम क्लोराइड का। तो भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, लूज किया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। आप नोट करो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कायनात में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो उतनी है जितनी पहले थी? देखो समझो, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दिया वो पहले सोडियम का पार्ट था। भाई मान लो सोडियम के पास x इलेक्ट्रॉन थे। सुनना, गौर से सुनना, मेरी बात अच्छे से सुनना। ये कार्रवाई होने से पहले, भाई पहले मान लो सोडियम अलग अपनी जिंदगी गुजार रहा था, क्लोरीन अलग जिंदगी गुजार रहा था, और हमारा ये जो कायनात है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें हमने मान लिया एक सोडियम एक क्लोरीन एग्जिस्ट करता है और कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो सोडियम के पास है x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास है y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अब सोडियम ने क्या किया, सोडियम को मस्ती सूझी और सोडियम और क्लोरीन ने अपना बॉन्ड बना लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, x-1। क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके पास कितने हो गए, y+1। जब तक बॉन्ड नहीं बनाया था, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग था, इस पूरे यूनिवर्स के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, x+y थे। सोडियम के पास x थे, क्लोरीन के पास y थे, यही ना, मिला के कितने थे, x+y। अभी सोडियम ने एक छोड़ दिया, क्लोरीन ने एक गेन कर लिया। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, सोडियम के पास हो गए x-1, क्लोरीन के पास हो गए y+1, यही हो गए ना भाई। तो -1 से +1 मर गया, अभी भी क्या आंसर आ रहा है, x+y आ रहा है भाई। ये मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज पूरे कायनात का, यूनिवर्स का ऑलवेज रिमेन कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। आसान तरीन जबान में, अगर कोई बॉडी चार्ज लूज कर रही है तो देयर शुड बी अ बॉडी जो चार्ज गेन कर रही होगी। जितना चार्ज एक बॉडी लूज करेगी उतना चार्ज दूसरे बॉडी गेन करेगी, ताकि नेट चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं हो सकता, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो सकते, या ऐसा मुमकिन नहीं है एक बॉडी अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रही है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पैदा होके आए हैं, पैदा होके नहीं आते। अगर एक बॉडी 4 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रही है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द चार्ज किसी और जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन माइनस भी हो रहे होंगे, ज़हन में रखना। अगर एक जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो किसी दूसरी जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन माइनस भी हो रहे होंगे, ज़हन में रखनी है इस बात को। दिस इज टर्म्ड एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बता दी हमने ये बात भी। इसी तरीके से मेरा बेटा, आपसे अक्सर एग्जामिनर एक सवाल पूछता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर मिनिमम कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। ये भी एक सवाल है, माजी में पूछा गया है। इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हो, बल्कि वीडियो को पॉज करो और एक बार इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करो कि किसी बॉडी पे मिनिमम कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता हैगा। सोच के देखो जरा, सोचो। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, अब तो हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चे कि किसी भी बॉडी पर, गौर से सुनना, किसी भी बॉडी पर चार्ज आता कैसे, भाई या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई और कोई तरीका तो नहीं है चार्ज को लाने का। सही है सर। अभी आगे चल के भी जब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे ना, उसमें भी आप देखोगे तो किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे आता है, सर या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मान लो मैं कहता हूं ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। आप मुझे बताओ कम से कम इलेक्ट्रॉन कितने गेन कर सकती है। आप बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन। भाई कम से कम 1 ही तो गेन कर सकती है। यानी कि किसी भी बॉडी पे अगर मैं आपको बोलूं जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है वो 1.6 पावर -19 कूलम है, तो ये बात हजम होती है। किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कब है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। कोई बॉडी कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन गेन या कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। आप बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर सकती है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब सॉरी, इससे कम तो नहीं हो सकता, ज़्यादा तो हो सकता है 2, 3, 4 अरबों खरबों जितने भी, कम तो नहीं हो सकता ना। मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर सकता, 0.5 तो लूज नहीं कर सकता, 0.2 तो गेन नहीं कर सकता। इसका मतलब कम से कम चार्ज जो बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है उसकी वैल्यू है 1.6 पावर -19 कूलम। और ये कब आएगा, जब बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगी। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो -1.6 पावर -19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो +1.6 पावर -19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पे कम से कम जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इतना है। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज E, दैट इज फंडामेंटल चार्ज 1.6 पावर -19 कूलम। ध्यान में रखना।
मिनिमम चार्ज पॉसिबल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज दिस। और हमने कोई रट्टा नहीं मारा, हमने समझा है कैसे कि किसी भी बॉडी पर इससे कम चार्ज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम इलेक्ट्रॉन बॉडी गेन नहीं कर सकती, लूज नहीं कर सकती। और ये किसका है? ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन से कम कोई बॉडी ना तो लूज कर सकती है और ना गेन कर सकती है। अब यहां पे ना आगे चल के जब आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाई जाएगी वहां पे हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट क्वार्क्स का। क्वार्क्स क्या है? दे आर अगेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वैसे ही आपके पास क्वार्क्स भी होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे होते हैं, न्यूट्रॉन से भी छोटे होते हैं। मतलब प्रोटॉन खुद 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन खुद 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के अंदर आपके पास मेरे बच्चे ऐसे करके 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन के अंदर आपके पास 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। सही है। अब ऐसा क्यों होता है और क्वार्क क्या होता है, इसकी बहुत सारी तफसील पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, टेंशन नहीं लेना। पूरा मॉडल पढ़ेंगे, बोसॉन्स, हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स सब पढ़ेंगे तसल्ली से। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ एक ना एक डाउट के आंसर के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसमें मेरा बेटा आपके पास जो आपका अप क्वार्क होता है, ये जो ऐसे करके बना है अप क्वार्क, इसका चार्ज होता है +2/3e। क्या चार्ज होता है? +2/3e। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 × 10⁻13 कूलम को, इसका मतलब आपने 3 से डिवाइड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर समवेयर अराउंड 1 × 10⁻19 कूलम आएगा। करके देखना इसका आंसर, ठीक है। मतलब इतना रफली इतना आएगा। अब बच्चे का सवाल ये आता है कि सर अगर एक क्वार्क है, उस क्वार्क पे इतना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी जो वैल्यू है आप कैलकुलेट करके देख भी लो, +2/3e। तो बच्चे मैं कैलकुलेट अगर करूं 2 / 3 मल्टीप्लाई बाई e की वैल्यू क्या थी? 1.6 × 19। तो भाई ये आ रहा है 1.067 × 10⁻19। अब बच्चे का सवाल ये आता है, सर ये जो क्वार्क्स है, अब क्वार्क है, इसी तरह आपके पास एक डाउन क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क के ऊपर होता है -1/3 × e। इसको सॉल्व करोगे आपके पास तो 0.5 × 10⁻19 कूलम के अराउंड कुछ आएगा आंसर। तो बोलता है सर आपने तो कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो तो e के बराबर है। इसमें देखें e से कम एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी e से कम कर रहा है। आप यहाँ से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ये कह रहा है 0.67e, ये कह रहा है 0.3e। तो सर ये तो देखें ना e से कम एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल आपका बात सही है, लेकिन क्वार्क्स आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। क्वार्क्स हमेशा ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपको कहीं पे ऐसे एक अप क्वार्क मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं पे एक डाउन क्वार्क मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको या तो प्रोटॉन मिलेगा जिसमें ये 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क है, या तो न्यूट्रॉन मिलेगा जिसमें 2 डाउन एक अप क्वार्क है। गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैं फिर समझा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या मुद्दा उठाया। मैंने आपको ये समझाया कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो आपके पास क्या है? ई के बराबर है, जिसको आप कहते हो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। किसी भी बॉडी पर ई से कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। रीजन बीइंग कोई भी बॉडी कम से कम छोटे से छोटा जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है वो 1e है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए वो चार्ज है। अब सवाल पैदा होता है, इसका मतलब कोई दुनिया में ऐसी बॉडी नहीं है जिसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम हो। बोला ठीक है सर, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वहां तो क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज है वो ई से कम है। जैसे अब क्वार्क का चार्ज 0.67e है और डाउन क्वार्क का चार्ज 0.33e है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। हमने बोला सर क्वार्क जो है ना वो आपको आइसोलेटेड मैनर में नहीं मिलेगा। क्वार्क्स इंडिविजुअल हालत में स्टेबल नहीं होते, क्वार्क्स हमेशा ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए वी डू नॉट ट्रीट जो क्वार्क का चार्ज एज छोटा तरीन चार्ज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। एक और सवाल आता है यहाँ से जहन में कि सर प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है ना, अगर आपको ये भी मैं साबित कर दूं, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +e क्यों होता है, वो भी आप यहाँ से साबित कर सकते हो। 2 अप है ना, 1 डाउन है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाओ जरा। 2 अप का मतलब प्लस, ये देखो इसका चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ, किसका? प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज हमने निकाला था ना अभी, कितना था? +e था, रट्टा मारा था ना। अब सीखो यार, 2 अप क्वार्क है ना, पहले अप क्वार्क का चार्ज कितना हुआ? +2/3e। दूसरे अप क्वार्क का चार्ज भी कितना हुआ? +2/3e। डाउन क्वार्क का चार्ज कितना हुआ? -1/3e। एलसीएम सेम है ऑलरेडी, +2 + 2 कितना हुआ? +4e। +4e -1e कितना हुआ? +3e। तो +3e/3, ये 3 से 3 मर गया, क्या आंसर आया? +e।
गेटिंग माई पॉइंट। ये जो आप प्रोटॉन का चार्ज पढ़ते हो ना प्लस 1.6 पावर माइनस 13 कूलम, वो ऐसे आता है। सिमिलरली न्यूट्रॉन, आपको पता है ना न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। देखो यहाँ से पता भी चल जाएगा। कितने हैं, 2 डाउन है 1 अप है। 2 डाउन, पहले डाउन का मतलब -1/3e, दूसरे डाउन का मतलब फिर से -1/3e, इस अप का मतलब क्या हो गया प्लस का 2/3e। देखो -1e मिला लो, क्या बन गया माइनस का 2e, एलसीएम सेम है तो मिला सकते हैं। -1e माइनस का 2e प्लस का 2e, न्यूमरेटर क्या हो गया 0e डिवाइडेड बाई 3, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, आंसर इज 0। तो न्यूट्रॉन का नेट चार्ज क्या होता है 0। और मेरे लेक्चर में बोले गए अल्फाज याद है, अगर किसी बॉडी में नेट चार्ज 0 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। छाप लो इसको जल्दी से, 1-2 छोटे छोटे पास ईयर के क्वेश्चंस करते हैं एंड देन वी आर डन। अब देखो मेरा बच्चा, जितना कुछ हमने आज की क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड ये 2 सवाल हैं जो कि माजी में आए हुए हैं। पहला सवाल ई-कैट 2023 में पूछा गया है, दूसरा सवाल एमडी-कैट 2021 में पूछा गया है। आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले सवालों को खुद से एक बार जेन्युइन अटेम्प्ट देनी है, ठीक है। चलो देखो, कहता है when 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर। अब मैं ये मान के चलूंगा कि ये सब चीजें आपको पता है। देन चार्ज ऑन द स्फीयर इज, अगर आपने इतने इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर के पास से निकाल लिए तो इस पे चार्ज क्या आ गया। सबसे पहली बात तो यह है, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे यानी कि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो चार्ज उस पर नेगेटिव तो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, देख के बता दिया। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है, इसका मतलब आंसर विल बी पॉजिटिव। सही, पॉजिटिव आएगा। तो या तो ये होगा या ये होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है दैट इज n इंटू ई। भाई जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो अपने साथ 1.6 पावर माइनस 13 कूलम लेकर जाएगा। जब 2 निकलेंगे तो 1.6 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 2 लेके जाएंगे। अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो n इंटू ई टाइम्स चार्ज वो साथ लेके जाएंगे। ऐसे ही होगा। तो यहाँ देखो n कितना है आपके पास, 10 की पावर 14, बोला ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कह लो, ई का वैल्यू। सॉल्व करेंगे 1.6 बेसिस सेम है, 10 पावर 14 10 पावर माइनस 19, तो माइनस 19 में से आपने प्लस 14 को निकाला तो क्या बच गया माइनस का 5। ऐसी कोई वैल्यू लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ माइक्रो लिखा हुआ है। चलो भाई माइक्रो बना लो यार। माइक्रो कैसे बनाओगे, इस डेसिमल को अगर मैं एक स्टेप आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर माइनस 5 तो पहले से लिखा हुआ था। क्या बन गया 16 इंटू 10 पावर माइनस 6, गोया के 16 माइक्रो कूलम। ये बन गया 16 माइक्रो कूलम। इसका मतलब ये आंसर है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों आया, देखो भाई लॉजिक फिर समझ लो। आपको कह रहा है व्हेन 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल मेटल स्फीयर, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव किए हैं फ्रॉम द स्फीयर। जब रिमूव करेगा तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। और हमने ये बात की थी, गौर से सुनो, अभी क्या बात की थी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आंसर आएगा प्लस ई, 2 जाएंगे तो आंसर आएगा प्लस 2e। जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस ne। तो मैंने यहाँ n की जगह पे रखा 10 पावर 14 और e की जगह पे रखा 1.6 पावर माइनस 19। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया प्लस का 16 माइक्रो कूलम। ये आया। बोला ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चलें, कुछ और बताएं अब। चलो आगे कहता है कंडक्टर है 14.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, इतना चार्ज है। द कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या, अब देखो ये जो आपको चार्ज दिया हुआ है इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। तो कंडक्टर के ऊपर इतना चार्ज है, जब कंडक्टर पे इतना चार्ज है और प्लस का है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए होंगे, गेन तो नहीं किए होंगे। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है 27 इलेक्ट्रॉन इन एक्सिस या 9 इलेक्ट्रॉन इन एक्सिस, ये तो गलत हो गया। अगर किसी बॉडी के पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सिस चार्ज है, तो चार्ज उस बॉडी का जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। ये कह रहा है इस कंडक्टर क्या है, एक ऐसी बॉडी जो कि करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को आराम से अपने अंदर से गुजारने की सलाहियत रखती है। सच अ बॉडी इज टर्म्ड एज कंडक्टर, मतलब बॉडी एक तरह की, एक बॉडी के ऊपर ये चार्ज है, प्लस का चार्ज है। जब प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, तो या तो ये होगा या ये होगा। बोला ठीक है सर, कैसे निकालेंगे, आपको पता है Q इज इक्वल टू एन होता है। बोला ठीक है सर, अगर आपको n का वैल्यू चाहिए, ये हर दफ़ा मैं माइनस लगा देता हूँ भाई, ये मेरी गलती है। ये E सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है विच मीन्स 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। n बन जाएगा Q डिवाइडेड बाई E। बोला ठीक है। कंडक्टर पे चार्ज कितना है
14.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, सही है। प्लस साइन नहीं लगाया, प्लस साइन का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, हमें वैसे ही पता है। ये आ गया 1.6 पावर माइनस 19, ये और ये मर गया, बोला ठीक है। 1.6 वन जा और 1.6 नाइन जा, सॉल्व कर लो, क्योंकि 16 नाइन जा होता है 144, 16 टेन जा होता है 160। तो इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका मिलकर ये चार्ज होता है। तो अगर किसी बॉडी में से 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलकर चले गए तो बॉडी पे ये चार्ज आएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो प्लस ई आता है, 2 जाते हैं तो प्लस 2 ई आता है। अगर आप प्लस 9e कैलकुलेट करोगे तो यही बन जाएगा। करके देख लो, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 पावर माइनस 19, करके देखो यही आ रहा है, प्लस 14.4 इंटू 10 पावर माइनस का 19। तो इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन बॉडी के क्या शॉर्ट हैं, इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन बॉडी ने लूज किए हुए। अगर 9 इलेक्ट्रॉन बॉडी ने गेन किए हुए होते तो यही चार्ज आता माइनस का 14.4 इंटू 10 पावर माइनस 19। क्लियर है मेरे बच्चे? आज ही के लेक्चर में हमने पढ़ना तो 2-3 चीज़ें और भी थी, लेकिन ये लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो गई है। अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट, ये वाला इंसुलेटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट, फिर इंसुलेटर्स के अंदर जो है ना किस तरह से आपके पास पोलराइजेशन होती है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसी पैटर्न पर हम देखेंगे चार्जिंग कैसे कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो कि हमारी बुनियाद सेट कर रही होंगी। तो यहाँ तक छाप लो, ये हमारा आज का पहला लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर।